नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को के एस के क्लासेस जम्मू में स्वागत है। और मैं अभी गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। हम क्लास 12th से ही इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम है आपका परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि पूरे अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटा है, एक समष्टि और एक व्यष्टि, यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बात करेंगे। इसी से जुड़ी हमारी कुछ बातें पहले उसके संदर्भ में जानने का बात करेंगे। भाई देखो बच्चे, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में क्या है, नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम के बारे में बात किया जाए तो कहता है किसी देश के नागरिकों द्वारा, मतलब हमारे देश में जो भी लोग हैं उसके द्वारा एक वर्ष या कोई भी वित्तीय वर्ष होता है, तो उस वित्तीय वर्ष के दौरान में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल जो बाजार मूल्य होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि हम लोग जो भी काम करते हैं, मतलब सेवा क्षेत्र में, तो हमारे पास दो सब तरह के क्षेत्र होते हैं। एक सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र में देखिए क्षेत्र हमारे पास बेसिकली तीन होते हैं। एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत और द्वितीयक और फिर तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी देश के नागरिकों द्वारा, मतलब हमारे देश में जो भी लोग बसे हुए हैं उसके द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित जो भी आपका अंतिम वस्तु होते हैं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर एक चीज समझ में आता होगा कि अंतिम वस्तु, देखो उत्पादित अंतिम वस्तु का मतलब ये हुआ है कि मान लिया जाए आपने क्या किया, आपने गेहूं उपजाया, आपने गेहूं का उत्पादन किया। तो गेहूं का यदि आप उत्पादन किए तो आप क्या करोगे कि गेहूं का भी मूल्य जोड़ लोगे, आप आटा का भी मूल्य जोड़ लोगे, आप रोटी का भी मूल्य जोड़ लोगे। तो इस तरह की वस्तु जो है ना वो आपके अंतिम वस्तु नहीं आएंगे। अंतिम वस्तु का मूल्य कहाँ होता है, यदि आपने क्या किया, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि यदि केवल और केवल आटे से जो वस्तु बना, आटे से जो वस्तु बना तो क्या बना, रोटी बना। तो रोटी का जो मूल्य हुआ है ना वही आपका उत्पादित अंतिम वस्तु का मूल्य हुआ। उसी प्रकार से पनीर के बारे में अगर हम देखा जाए तो हम दूध का भी मूल्य जोड़ लें, हम पनीर का भी मूल्य जोड़ लें, नहीं, हमको किसी एक चीज का जोड़ना होगा। मतलब अगर दूध ही खत्म हो जा रहा, मान लिया दूध लेके उसको पी जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु हो जाएंगे, ठीक ना। लेकिन अगर वही दूध से हम क्या बना रहे हैं, खोवा बना रहे हैं, फिर खोवा का पेड़ा बना रहे हैं, और फिर खोवा का दाम भी जोड़ ले रहे हैं, और फिर दूध का भी दाम जोड़ेंगे, और फिर जाके हम पेड़े का भी दाम जोड़ लेंगे, तो ये हमारे अंतिम उत्पादित वस्तु का मूल्य नहीं होगा। अंतिम उत्पादित वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो आप पेड़ा का जो दाम जोड़ते हैं ना वो जो मूल्य है वही क्या है, अंतिम वस्तु का मूल्य हुआ, ठीक ना। सेवा के कुल बाजार मूल्य, बाजार में जो उसका मूल्य है, मार्केट प्राइस, वही आपका कहलाता है राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो एक निश्चित मतलब एक किसी आम तौर पर एक वर्ष ही लिया जाता है, ज्यादा तो कभी कभी 6 माह भी ले लिया जाता है, बट जनरली ये एक वर्ष लिए जाते हैं कि जो कि आय को मापती है ना बच्चे। राष्ट्रीय आय क्या करता है, किसी निश्चित समय अवधि के आय को मापती है, माने एक वर्ष में आपकी जो आय हुई, माने आमदनी हुई, वो आपका क्या है, राष्ट्रीय आय की विशेषता में आती है। यह अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल करती है। बच्चे याद रखना, ये क्या करता, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल करता है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं शामिल करता। बात समझ में आ गया, वही बात हो गया ना कि पेड़े का दाम काउंट किया जाएगा, दूध का दाम काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक ना। तो ये राष्ट्रीय आय में आएंगे। यह के देश के उत्पादन को मापती है कि आपके देश में कुल कितना उत्पादन हो रहा है, उसको मापती है। साथ ही साथ विदेश में देशवासियों की आय को नहीं, मान लिया जाए विदेश में कुछ लोग रह रहे हैं और हमारे देश में वो अगर इनकम कर रहा है तो वो इनकम हमारे राष्ट्रीय आय के श्रेणी में नहीं आएंगे। यह मुद्रा में मापी जाती है। बच्चे याद रखना, चाहे आप चाहे वो सेवा का मूल्य हो या फिर किसी वस्तु का मूल्य हो, आप उसको किस में मापते हैं, रुपये पैसा में मापते हैं। इसलिए कहता है राष्ट्रीय आय को किस में मापे जाते हैं बच्चे, मुद्रा में मापे जाते हैं, वस्तु में हम लोग इसकी माप नहीं करते हैं। यह समष्टि अर्थशास्त्र की आय को दर्शाती है, व्यक्तिगत आय को नहीं।
हमने बताया ना कि समष्टि में जिसमें पूरा समाहित हो समष्टि होता है, इसको मैक्रो कहा जाता है। माइक्रो सूक्ष्म होता है, किसी खास यूनिट को मापता है उसमें, है ना, तो वो आपका ये चीज कहलाता है। उसके उपरांत हम बात करेंगे अंतिम यहाँ पर नंबर चौथा बिंदु, राष्ट्रीय आय की गणना 3 प्रमुख विधि से करते हैं बच्चे। पहला होता है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। याद रहेगा क्या बोले हमने कि राष्ट्रीय आय की गणना को हम लोग 3 विधि से मापते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना को कितने विधि से मापते हैं? 3 विधि से मापते हैं। पहला क्या हो गया? प्रोडक्शन मेथड, दूसरा हो गया इनकम मेथड और तीसरा हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो बारी बारी से समझो। पहली बात तो ये समझना है कि राष्ट्रीय आय को किन किन विधि से मापते हैं? 3 विधि से मापते हैं। पहला उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। उत्पादन विधि मतलब जो भी चीज आप उत्पादन कर रहे हैं, जैसे ये मान लिया कलम है, तो इस कलम का उत्पादन करेंगे तो उत्पादन में हमारा जो कॉस्ट बैठेगा, उत्पादन करेंगे तो ऐसी हो जाएगा क्या? कोई भी वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें हमको क्या लगता है? लेबर लगता है ना जी, हमको लैंड लगता है, हमको कैपिटल लगता है। इन सब चीजों को उसमें इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तब हमारा क्या होता है? वस्तु का प्रोडक्शन होता है। माने हमको वस्तु को बनाते, कोई भी चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा वस्तु को बनाने के लिए हमें क्या लगता है? ये माध्यम का प्रयोग हम करते हैं। तो उत्पादन विधि देखो कहता है कि सभी क्षेत्र में कुल उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़ा जाता है ना, सभी क्षेत्रों उत्पादन के बाजार मूल्य को जोड़कर। आय विधि में क्या होता है बेटा? सभी उत्पादन कारकों को दी गई कुल आय, दी गई कुल आय माने क्या है? आदमी आय कैसे प्राप्त करता है? वेतन के तौर पर, या मान लिया जब 5 लाख रुपया आप दे दिए किसी को तो आपको बदले में क्या दे रहा है? इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट के तौर पर। आप मान लिया जब लाभ कमाते हैं ना, लाभ कैसे कमाते? मान लिया जाए इस वस्तु को हम बनाए, ठीक है, इस वस्तु को हम बनाने के बाद इस वस्तु को मार्केट में बेचे, तो बेचेंगे ऐसे प्रॉफिट होगा ना, तो वो और फिर किराया जिसको रेंट कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोचिंग है ना, तो ये कोचिंग अगर है तो कोचिंग के लेकर के जब जहाँ लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो इसका जो मकान मालिक होंगे उसको हम लोग रेंट देंगे कि नहीं, है ना। रेंट सब चीज का होता है, लैंड का भी रेंट होता है। जो भी चीज तुम यूज करते हो हमें उसे क्या देना पड़ता है? रेंट देना पड़ता है। तो याद रखना बेटा, क्या हमने बोला कि राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। याद रहेगा क्या बोले? राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधि? 3 विधि। पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। व्यय मैंने क्या होता है? खर्च। अब देखो अंतिम वस्तु व सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़ना। जैसे मान लिया जाए कभी कभी हमने क्या है ना कि राष्ट्रीय आय की गणना ऐसे भी कर लेते हैं, आप कितना खर्च किए, आप कितना खर्च किए उस पर भी हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि राष्ट्र की आय कितनी है ना। तो हम लोग खर्च किस रूप में करते हैं? हम लोग वस्तु के रूप में करते हैं और सेवा पर खर्च करते हैं कि नहीं? हाँ, वस्तु को खरीदे तो उस पर खर्च करोगे कि नहीं? हमसे पढ़ रहे हो तो सेवा ले रहे हो ना, तो सेवा ले रहे हो तो क्या होगा? हमको पेमेंट करोगे कि नहीं? तो ये 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं? व्यय करते हैं, ठीक ना बच्चे। यहाँ पर देखेंगे अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, कहता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे कहता है वे वस्तु एवं सेवाएं जो अंतिम उपभोक्ता के उपभोग के लिए होते हैं, अंतिम उपभोक्ता के उपभोग के लिए होते हैं और जिनका पुनः बिक्री नहीं किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम वस्तु कहते हैं। अंतिम वस्तु हमारे लिए क्या है? जैसे रोटी, अंतिम वस्तु हमारे लिए क्या है? रोटी। अंतिम वस्तु हमारे लिए क्या है? ये पंखा। अंतिम वस्तु हमारे लिए क्या है? कपड़ा। अंतिम वस्तु हमारे लिए क्या है? घर। अंतिम वस्तु हमारे लिए क्या है? किताब है, कलम है, बस सेवा है। ये सब हमारे लिए क्या है? अंतिम वस्तु, यानी कि फाइनल गुड्स है। बच्चे आगे करेंगे राष्ट्रीय आय में किन्हें शामिल किया जाता है। तो देखो राष्ट्रीय आय में हम मध्यवर्ती वस्तु को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं?